to start off, or do you want me to tell you something? कि आप सबके सवाल है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अगर पेशेंट का यूट्रस का साइज तकरीबन 12 वीक्स होता है और पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से हमने उसकी हिस्टेक्टमी करनी है, कोई अदर मतलब कंट्राइंडिकेशन नहीं है फॉर वेजाइनल हिस्टेक्टमी, लेकिन अगर प्रोलैप्स नहीं है, इवन के वेल सपोर्टेड यूट्रस है, क्या उसमें वेजाइनल हिस्टेक्टमी पॉसिबल है? उसमें 100% पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि जो कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज है। अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो ऑफ कोर्स यू विल डू दैट, क्योंकि सबसे सेफेस्ट हिस्टेक्टमी कौन सी होती है? सर वेजाइनल हिस्टेक्टमी। दूसरे नंबर पे सर लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी। तीसरे नंबर पे एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। ओके, तो इसी लिहाज से फिर देन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट विशेस, आपकी अपनी फैसिलिटीज, या तो आप खुद करोगे या आप उससे करवाओगे जिसकी है, या तीसरा रेफर करते हो। जी जी, लेकिन सर जो हम ये सर हम ये जो लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं, तो इसका मतलब हम पेशेंट को क्या बेनिफिट देंगे? प्रोसीजर तो सारा वेजाइनली ही होगा जैसे हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी में करते हैं, तो लेप्रोस्कोपी असिस्टेड हमें करने से मतलब क्या हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे पेशेंट को? बेटा ये उनके लिए हो सकता है जिनका यूट्रस का साइज बड़ा है, जिसमें नॉट नेसेसरली सारी वेजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं होती, फिर तो पोर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो आप सिंपली वेजाइनली कर सकते हो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। ये वो जिसका यूट्रस का साइज बड़ा है और आप ऊपर वाले पेडिकल इवन अप टू यूट्राइन तक इससे करके देन यू गो डाउन एंड देन टेक द यूट्रस आउट और बाकी नीचे स्टिच करते हैं। जी सर। समझ आई कि नहीं आई बात? सर ये वाली बात नहीं समझ आई। ये वाली बात समझ, देखो यूट्रस के पेडिकल्स होते हैं ना बेटा, जब हिस्टेक्टमी करते हो ऊपर से जब स्टार्ट करते हो कौन से होते हैं? सर ट्यूबो ओवेरियन पहला, फिर सर यूट्राइन एंड देन यूट्रोसैक्रल। देन यूट्रोसैक्रल। इसमें जब आप करते हैं नॉर्मली लेप्रोस्कोपी की जो वेजाइनल हिस्टेक्टमी उसकी भी डिफरेंट आगे कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी के अंदर जो साइंस स्टार्ट हुई थी वो आप ट्यूबोवेरियन और यूट्राइन तक आप नीचे लगाते हो, फिर यूट्रोसैक्रल और सर्विस को नीचे से काटते हो। जी जी, ठीक, पहले आप ऊपर से सर्जरी करोगे, फिर आप नीचे से करोगे और वॉल्ट को नीचे से रिपेयर करोगे। कुछ लोग जी सर, यानी सर आपके जी जिनकी सूचरिंग टेक्निक अभी लेप्रोस्कोपी में इतनी अच्छी नहीं होती, वो ये नॉर्मली करते हैं कि पूरी टेक्निक करके यूट्रस को नीचे से रिमूव करके जो वॉल्ट को सूचर करना है वो वजाइनली कर सकते हैं। जी जी, यानी सर आपको कहने का मतलब है कि जो हम लेंगे सर ऊपर वाला ट्यूबो ओवेरियन वो थ्रू लेप्रोस्कोपी लेंगे और जो नीचे के दो हैं वो वेजाइनली लेंगे, ऐसे सर? बेसिकली वजाइनली बैठ के नहीं किया हुआ सर। आपकी सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही सर। एक ठहरो, लेट मी चेंज कर। सर एक का माइक ऑन है। सॉरी सर किसी का माइक ऑन होता है तो फिर आवाज से नहीं आती, तो म्यूट क्या कह रहा? माइक को। चलो बाकी सारे फिर म्यूट कर दो। सर आपने जो बात बताई थी ना सर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, जो आपने पहले एक्सप्लेन किया है ना, आवाज सर कट कट के आ रही थी पहले, अब आ रही है।
सर आप ना एग्जिट करके रीज्वाइन करें, इंटरनेट का इशू लग रहा है। Sure. Can you hear me now? जी सर अब क्लियर है। अब क्लियर है, चलो गुड। हाँ जी, आप क्या, कहाँ तक आपको आवाज आई थी, कहाँ तक नहीं आई थी? जरा मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, अभी जो भी बोल रहा हूँ। सर आई थिंक रिजवान अहमद के नाम से लॉगिन है, उन्होंने क्वेश्चन किया था, वो भी रिप्लाई नहीं दे। चलो then we can move on to other questions. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा अपना नाम प्लीज बता देना ताकि सर we मेरा can क्वेश्चन था कि डॉक्टर अनम। ओके जी। What was your question? I can't hear you now, बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मेरा एक जी क्वेश्चन बेटा। था कि अगर एक पेशेंट है, हमने उसकी माइमेक्टमी करनी बेटा है पहले नाम तो बताओ। सर सर मिसबा। आपको आवाज आ रही है? मिसबा। ओके। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट हमें माइमेक्टमी करनी है तो हम माइमेक्टमी से पहले ट्यूबल पोटेंसी चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? माइमेक्टमी से पहले। What do you mean by माइमेक्टमी से पहले? सर सर का प्रोसीजर कनेक्शन माइमेक्टमी किया लूज हो हमने, गया शायद। तो ये चेक करने के लिए कि हम बाद में अगर ट्यूबर हेलो पोटेंसी ब्लॉक होती है या ट्यूबर पोटेंसी खत्म होती है तो उसमें हमारा डॉक्टर्स का कसूर होएगा कि पहले ही ऑलरेडी ट्यूब्स पेटेंट नहीं थी, ब्लॉक थी, तो उसके चेक करने के लिए हम लोग पहले पोटेंसी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले डाई टेस्ट करेंगे उसका। आप माइमेक्टमी कर किस तरह है? सर एब्डोमिनल माइमेक्टमी, फाइब्रॉइड सर कोई भी लोकेशन का हो, जैसे सब में इंट्राम्यूरल कोई भी हो, एंटीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल। बात ये है कि किसी को भी प्रेडिक्ट करना कि पोस्ट ऑपरेटिवली एडिशंस बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो मुझे ये बताओ कि आप किस तरह कर सकते हो? हाउ डू यू कैन प्रेडिक्ट?
या आप क्या कर सकते हो प्रिवेंशन के लिए? लेट्स टेक इट दिस वे। सर वो तो हम वैसे ही मतलब एडहेरेंस ना बने तो हम ये कहते हैं ना कि सिंगल इंचेंज से हम फाइब्रोइड रिमूव कर देते हैं और वो टिश्यू वेट रखते हैं, मिनिमल हैंडलिंग करते हैं और वो एक एंटी एडहेसिव एजेंट्स यूज कर लेते हैं। सर वो तो वैसे ही हम इंट्रा एब्डोमिनल एडहेरेंस से प्रिवेंट करते हैं ना। सर ट्यूबल इसमें पेटेंसी का मुझे। होल्ड ऑन, इस पर मेरी बात सुनो। इसमें जी सर। मेरी बात सुनो बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, जो जी जी। टॉप ऑफ द लिस्ट पे आती है, वो नंबर 1, क्या वो सर्जरी रिक्वायर्ड थी कि नहीं थी, इसकी पहले वो जस्टिफिकेशन। नंबर 2, कि आपकी सर्जरी मेटिकुलसली होनी चाहिए। जी इसका मतलब है जो भी सर्जरी कर रहा है। तीसरी, इसमें डिपेंडिंग अपॉन अगेन जो इसकी एक्सपर्टीज है, अगर एक्सपर्टीज है तो फर्स्ट चॉइस डिपेंडिंग अपॉन वही सारी सिचुएशन में लेप्रोस्कोपिकली, इसमें आपकी रीजन्स मिनिमाइज हो जाती हैं। एंड आफ्टर ड्यूरिंग जब सर्जरी खत्म करने लगे हो तो फिर आपको एनाटॉमी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स वो भी लिखा हुआ है कि आपने इंटीरियर वॉल्स के थ्रू जाके सारे निकालने हैं, सिंगल इंसिजन निकालने हैं, जो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो सर्जन की डिस्क्रिप्शन होती है। लास्ट बेट के एंटी एडेसिव जो आपके पास अवेलेबल है मटेरियल्स, आइदर इट कुड बी जेल। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है बार बार दिस समथिंग आज रॉन्ग विद द इंटरनेट। सो हाँ, जो मिसबा मैं आपको ये कहता कि डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्जरी आपने किस तरह करनी है। तीसरी, इन द एंड ट्यूबल स्टेटस आप अभी चेक करना चाहते हो कि नहीं, यस फॉर रिकॉर्ड यू शुड, पर उसकी आप पेशेंट को बता दोगे कि जी कि हम नहीं वी एंड एक्चुअली वी नो कि जब सर्जरी करते हुए कि हमने कितनी की है, क्या की है। जहाँ पे मल्टीपल फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा हैं और मुश्किल थी, ये थी, ऑफ कोर्स आप उसे कहोगे कि जी कि ये हम 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद चेक रीचेक कर सकते हैं, अगेन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। दूसरा, अगर सिंगल फाइब्रॉइड है, वो है, आप उसको एज सर्टेन टाइम पीरियड तक, 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक, अगेन डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की अपनी एज भी कितनी है, उसको ट्राई दे सकते हो। और लेकिन फिर रीचेक भी जरूर करना, अगर नहीं हो रही प्रेगनेंसी तो उसका वर्कअप इन फर्टिलिटी का जिस तरह होता है वो फिर आप दोबारा पूरा करोगे। इट कैन बी जी डन थैंक यू थ्रू सर। एचएसजी, इट कैन बी डन थ्रू लेप्रोस्कोपी।
सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि अगर सर हमने माइमेक्टमी कर ली है, अभी एब्डोमेन क्लोज नहीं किया, तो हम उसकी ट्यूबल पेटेंसी को आफ्टर रिमूवल ऑफ फाइब्राइड डाइट टेस्ट तो नहीं करेंगे कि वो एडहेरेंस बना देगा? क्योंकि अभी क्या चाहे कैविटी ब्रीच नहीं भी हुई तो हम उसको नॉर्मल सलाइन के साथ इन्फ्यूज करके ट्यूबल पेटेंसी चेक कर सकते हैं कि माइमेक्टमी के बाद मेरी कहीं बेटा, ट्यूबल पेटेंसी में फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं वो आप जरूर कर सकते हो, लेकिन बेसिकली एडिशंस तो पोस्ट ऑपरेटिवली बनती हैं, उस टाइम पे नहीं बनती। ट्यूबें तो बंद जी हो रही हैं, सर। वो ट्यूबें तो बंद हो रही हैं जब आपने ब्राउन बंद करके चले गए, उसके बाद तो वहां पे रॉ एरिया पे आके क्या चीज लगी, ट्यूब्स किस तरह फड़की होगी। हाँ, ये आप फॉर द नोट सेक्स आप कर जरूर सकते हो, लेकिन डू रिमेंबर दैट जब आप नॉर्मल मायोमेक्टमी करते हो तो उसमें पेशेंट की पोजीशन कैसी होती है, उसमें पेशेंट की पोजीशन कैसी होती है जब आप करते हो? सर वो सुपाइन पोजीशन में ही होती है। तो फिर उसमें आप ट्यूबल स्टेटस या सलाइन डाल के किस तरह चेक करोगे? अगला सवाल ये पूछेंगे आपसे एग्जाम में। सर वो इस तरह मैंने एक प्रोसीजर अपने सीनियर को देखा था कि उसने नीचे से सलाइन इन्फ्यूज करके और ऊपर से उसने देखा कि जी ट्यूबल जो मतलब उसमें मोटिलिटी आई है कि नहीं आई, ताकि वो और वहां से पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड गिरा है कि नहीं गिरा। ये मैंने अपने एक सीनियर को करते देखा था। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, होता है, पर इन अ स्पाइन पोजीशन कैसे करते हैं? सर फोलीज पास करके नीचे से इंजेक्ट किया था उन्होंने। पोलिस का पास करते हैं? सर ये नहीं मुझे याद है। इज इट प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली? सर प्री ऑपरेटिवली। सर प्री ऑपरेटिवली। यस, प्री ऑपरेटिवली। अगर आपको इतना ही है और आपने इसका करना है, आपने करना है, तो आप प्री ऑपरेटिवली ये कैंसर कहाँ डाल दोगे? सर्वाइकल फोलीज पास करें यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी के अंदर, और फिर वो आप साइड पे रख दोगे, जिसमें किसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी सर। आइदर सलाइन और आप ये जो मिथाइल ब्लू डाई है ये इसको यूज कर सकते हो। पर डू रिमेंबर दैट आजकल वो अगर इतना ही है तो एक और चीज SIS, उसका पता? जी सर, क्या आवाज नहीं आई? आजकल SIS भी एक चीज है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, उसका भी जिक्र होना चाहिए एग्जाम में। सर व्हाट इज क्या? SIS? सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हो पोस्ट ऑपरेटिवली, जब आपने उसको चेक करना है कि जी जी ट्यूबल सर। देखने के लिए हम कर सकते हैं। अब जी इट सर। ऑल डिपेंड्स अबाउट ये आपने एग्जाम में किस तरह कहना है, वो करना है। देखो, एक पेशेंट मेरे हिसाब से अगर आती है और वो कहीं दूर से आई हुई है, उसने वापस नहीं आना और इस सारा कुछ है, वो लेस्पोज आपके पास साल 2 साल के बाद आना है, तो मे बी यू कैन गेट द ट्यूब चेक्स, उसको स्टेटस में उसको बता सकते हो स्टेज पे। जी सर। एक ऐसी है जो रेगुलरली आती रहती है, पढ़ी लिखी है, ये है, तो उसके साथ आप प्री ऑपरेटिवली डिस्कस कर सकते हो कि हाँ जी हम ट्यूबल स्टेटस जरूर चेक करेंगे, पर उसकी गारंटी श्योरिटी नहीं होती। उसके बाद हम अगर ट्यूब्स आपकी ठीक हुई तो 3 मंथ्स का ट्रायल दे देंगे, अगर आप उसमें प्रेग्नेंट हो जाते हो ठीक है, अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती तो फिर देन वी कैन दोबारा सब फर्टिलिटी का वर्कअप सारा करना पड़ेगा, इसमें चेकिंग ऑफ द ट्यूब्स भी आ जाती है। देखो, एग्जाम में कोई चीज ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की टिप है, गलत नेसेसिटी नहीं होती। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि आप का उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। अगर आप ट्यूब स्टेटस चेक कर रहे हो उसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो उसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड दिस अकॉर्डिंग टू द जो भी नीड्स है उसके हिसाब से आप बता दो। सर ये जी SIS सर, क्या है थैंक और यू कब करना जी, है? SIS कब करना है और ये क्या है सर? हम तो नहीं करवाते थे हमीदुद्दीन में। नहीं, हम अभी हम क्योंकि वी डोंट डू इट, मैं अभी तक नहीं करता ये, पर इट इज रिटन, लिखी हुई है, और एग्जाम में जब आप ऑप्शंस में बोलोगे उसका जिक्र जरूर करोगे। आपको पता होना चाहिए कब कराते हैं, किस तरह कराते हैं, और इसकी इंडिकेशन क्या क्या है। इट इज डन विदाउट एनेस्थीसिया, लाइन लेके उसमें कैथेटर होता है जिसके थ्रू जस्ट पुश इट इन, और इट्स नॉट डन अंडर एनेस्थीसिया, और उसमें सिर्फ आपने प्रोब रख के ये नॉर्मल सलाइन पुश करते हो। लेकिन आजकल इसमें सलाइन नहीं पुश कर रहे, इसमें कोई भी चीज जिसमें ये नहीं होते, जैसे पेरियर वाटर का पता है आपको, बबल्स नहीं वाला, पता। नहीं नॉन पता। स्टिल वाटर। कब करते हैं SIS? ये जब भी आपने ट्यूब चेक करनी है,
ओके सर। सर एक मुझे ये बता दें सर, यूवी प्रोलैप्स में ये बहुत ही कंफ्यूजन है सर। मैंने सारी प्रैक्टिस डॉर्सल से फिर सिम्स में कर ली है, तो अब एग्जाम है सर वेडनेसडे को, तो अब ये यूवी प्रोलैप्स आता है तो सर डॉर्सल से स्टार्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जामिनेशन ये प्रोलैप्स का? यस सर। बेटा आपने स्टेप पूरा करना है। देखो ना, आप एक सीक्वेंस में जाना चाह रहे हो ना। आप कह रहे हो कि जी कि हम डॉर्सल में आप क्या देखना चाह रहे हो? सर डॉर्सल में सिस्टोसील और एक्टोसील नजर आ जाएगी, और जब हम सिम्स में करेंगे एंड में इंटेरोसील देख लेंगे। डॉर्सल में सिस्टोसील तो मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी आगे होती है। रेक्टोसील और इंटेरोसील आपको जरूर नजर आती है, ये भी सर याद रखो। डॉर्सल में? हाँ नहीं, सॉरी, मैं उसे लेफ्ट रेक्टल में चला गया था। आई एम सो सॉरी। जी सर, हाँ, डॉर्सल में तो डॉर्सल में आप सिस्टोसील जरूर, थोड़ी हाँ रेक्टोसील ठीक नजर। है। और लेफ्ट रेक्टल में? सर लेफ्ट रेक्टल में इंटेरोसील और रेक्टोसील। हाँ, तो बेसिकली दोनों चेक करने। यू कैन स्टार्ट विद डॉर्सल। आप वो पूछेंगे कि आपने डॉर्सल से क्यों स्टार्ट किया, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जी पहले हम कंफर्म तो कर लें वो तो पेशेंट हिस्ट्री दे रही है कि प्रोलैप्स है भी कि नहीं, उसका सर सारा डॉक्टर रूपा कहती हैं कि जिस तरह अगर प्रोलैप्स बाहर नहीं होगा, उस पेशेंट की वार्ड में पैकिंग हो रही होगी, तो आप डॉर्सल में बाहर नहीं निकाल सकोगे, इसलिए आप स्टार्ट ही सिम से करो। तो सर मैंने अब प्रैक्टिस नहीं की हुई कि मैं स्टार्ट सिम से करूं, तो मैं डॉर्सल में बाहर नहीं निकाल सकती? जो पैक अंदर है अगर आप डाल नहीं के। तो पैक नहीं, एग्जाम में अगर पेशेंट आती है यूवी प्रोलैप्स की और उसका प्रोलैप्स बाहर आता ही नहीं है, उसको मैं कहती हूँ स्ट्रेन करो, उसका एग्जाम में बाहर ही नहीं आ रहा प्रोलैप्स, तो मैं उसका टेनाकुलम से पकड़ के बाहर निकाल सकती हूँ डॉर्सल पोजीशन में? आप मेरा ख्याल है निकाल सकते हो, उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन निकालने से पहले आपने परमिशन उससे पेशेंट से भी लेनी है और उनसे एग्जामिनर से भी पूछना है। सर स्क्वेटिंग में निकाल सकते हैं हम? स्क्वेटिंग में बेटा आप कहाँ से नीचे बैठोगे उसको पुल करने के लिए, तो पेशेंट खुद ही थ्रो आउट कर देगी। सर से कहेंगे कि स्क्वेटिंग में बैठ जाए, 2 मिनट वेट कर लेंगे, तब तक जब वो बैठ जाएगी तो फिर उसका खुद ही प्रोलैप्स आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना टाइम होता है एग्जाम में। हाँ, और अगर आप सर सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया और नहीं कोलैप्स आ रहा और पेशेंट बड़ी टिपिकल हिस्ट्री दे रही है, यस देन यू कैन। यस सर। हम ये सर मैं की बात नहीं कर रहा, मैं कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर। यस सर। सर सॉरी क्या कह रहे हैं आप? एक पेशेंट है जिसकी बड़ी टिपिकल हिस्ट्री कोलैप्स की है, आपने एग्जामिनेशन किया, उसमें कोई पैकिंग नहीं है अंदर और पेशेंट कोलैप्स बाहर नहीं निकल रहा, उसमें आप उसको वॉक अराउंड या स्क्वेटिंग में थोड़ी देर बैठा सकते हो। अच्छा सर, दूसरा मैंने आपसे ये पूछना। हाँ, एक सेकंड। स्क्वेटिंग में ये भी देख लो कि उसके काउच के ऊपर नहीं बिठा देना, वो भी बड़ा मुश्किल है, वहां से गिर जाए वो। जी सर, फर्श पे बिठाएंगे ना, हाँ, मतलब नीचे बुला के, लेकिन मेक श्योर कि पेशेंट कवर्ड है। लेकिन सर एग्जाम में, हाँ, डोंट मेक हर एग्जाम में सर इतना टाइम तो नहीं होता कि हम उसे स्क्वाटिंग में वेट करें, और अगर हम उसका खुद स्पॉन्ज होल्डर से निकालेंगे तो पेनफुल नहीं होगा पेशेंट के लिए सर? ये सारे स्टेप्स हैं बेटा जिसमें आपने यू नीड टू बी मेंटली पहले प्रिपेयर्ड कि हमने किस स्टेप्स पे हमने क्या करना चाहते हो। यू वांट टू पुल इट, यू वांट टू आस्क द पेशेंट टू मूव अराउंड, यू वांट टू गो आस्क द पेशेंट कि जाके अपना एम्प्टी करे। आप पुल कर सकते हो, यू कैन पुट इट एंड जाके आप उसको थोड़ी सी ट्रैक्शन देके, as long as patient is not in discomfort, yes you can pull it and see. सर आप तो एग्जामिनर रहे हैं ना सीपीएसपी में, सर आप प्लीज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बता दें, क्योंकि अब सुना है कि जो जिस तरह पैप स्मीयर है उसके 10 मार्क्स होते हैं सर, इसी तरह अगर एक पेशेंट है नहीं होते? मैंने तो नहीं अच्छा आज। सर फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक तो बता दें कि कौन कौन से एसेंशियल स्टेप्स है जो करने ही करने हैं, नहीं तो सर मैंने सुना है कि जिसको सर्विक्स नजर नहीं आती वो फेल हो जाता है क्योंकि 10 नंबर कट जाते हैं, पैप स्मीयर नहीं लिया जाता। लेकिन नहीं, झूठ इस है? मार्किंग इस तरह नहीं। और सर अगर एक पेशेंट आई है उसका डिस्चार्ज है, तो आप कहते हैं ना कि इवन देन आपने एग्जामिनर को कहना है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई वांट टू डू द पैप स्मीयर, तो सर डिस्चार्ज में हमने एचवीएस लेना है हर पेशेंट का? लोग कहते हैं आप ना लो। देखो, अगेन पेशेंट्स की जो आपने हिस्ट्री ली है, उसकी मसले जो हैं, उसके साथ उसके ट्रीटमेंट प्लान के अंदर अगर एचवीएस इंडिकेटेड है तो ले लो, या कम से कम बोल दो वहां पे एग्जामिनर को कि मैडम आई वुड लाइक टू टेक एन एचवीएस। ज्यादा आप ओवर एफिशिएंट हो रहे हो, मुझे नहीं पता, यू कैन टेक इट इन योर बैग एज वेल, एचवीएस की स्टिक ले जाओ वहां खोल के, उन्हें कहो जी कि मैडम फॉर ये लेके दे सकते हैं पेशेंट को दे दो कि जी आपने जाके लैब में ये मैं स्लिप बना के दे रही हूँ, इट विल लुक गुड
कि जी आपने उसकी मैनेजमेंट, अगर उसका पहले नहीं गया हुआ, अगर उसका पहले गया हुआ है सारा कुछ, स्मेयर भी गया हुआ है, HVS भी गया हुआ है, वो बता रही है, फिर आप मैडम से जो खड़ी होंगी या सर पूछे होंगे, से पूछ लो कि जी क्या हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए करें कि वी शुड मूव ऑन। आपने उस पेशेंट को ट्रीट करना है, और स्टेप्स में कहीं नहीं पैप स्मेयर के अलग नंबर, HVS के अलग नंबर, हाँ वो उसकी एग्जामिनेशन के टोटल एक नंबर होते हैं, जिसमें से उन्होंने आपको क्लासिफाई करना होता है बिटवीन 5 होते हैं। हाँ, लेकर स्केल होता है जिसके अंदर 0 to 5 के आपके हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से आप नंबर उसको लगा देते हो। सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दें कि सारे मतलब उसमें क्या क्या एग्जामिनर के पास होता है कि वो देख के मार्क्स लगा रहा होता है आपके? उसमें देखो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सॉरी हाँ 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हिस्ट्री टेकिंग का होता है, उस सेक्शन अलग है जिसके ऊपर दोनों एग्जामिनर आपको आपकी बैठ के बात सुनते हैं और उस पर कहते हैं कि जी हिस्ट्री उसकी एडिक्वेट थी, वो सारा ठीक है। सेकेंड पोर्शन आ जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन का और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। उसके एक एग्जामिनर आपको पहले हाफ में वो उसके सवाल पूछता है और उस दोनों मार्क दोनों करते हैं। थर्ड पोर्शन जो आपका आ जाता है वो आता है आपका मैनेजमेंट का और रीसेंट एडवांसेस का, जिसमें दूसरा एग्जामिनर आपको मैनेजमेंट की सारी बातें पूछेगा और एंड पे आपके रीसेंट एडवांसेस का पूछेगा और फिर मार्क दोनों करेंगे। रूटीनली व्हाट रियली हैपेंस, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा है कि वो ऑनेस्टली उस टाइम साथ साथ मार्क नहीं कर रहे होते, वो एक खाका सा बना रहे होते हैं कि जी आपको किस तरह आपने परफॉर्मेंस दी है, एंड उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर फिर वापस जाके वो जब आप उठ के चले जाते हो तो दे स्टार्ट मार्किंग यू, उस जो पूरा टेबल है उसके। आई डोंट नो उस टेबल की आपने तस्वीर कभी देखी है कि नहीं देखी? नहीं सर, नहीं देखी। मार्किंग नहीं देखी? मैं No. किसी मेरे पास मैं शेयर अनफॉर्चुनेटली कर है दूँ नहीं। ग्रुप में। आई थिंक वो शेयर आप ग्रुप में कर लो, किसी के पास अगर है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करके किस तरह करना है। हाँ लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% टाइम फैसला जो होता है आपका वो आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल तक बन चुका होता है। नॉर्मली वहां तक आपका डिसाइड हो चुका होता है कि जी वो क्या करेंगे। बाकी आगे मैनेजमेंट हार्डली कोई उधर से इधर आता है या इधर से उधर जाता है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट है, आपका डिफरेंशियल पूरा कंप्लीट आ जाता है, इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपने आगे को यार हमारी लेस वो ऑब्स्टेटिक्स के अंदर या नॉर्मल डिलीवरी होगी या सेक्शन होगा, तीसरी चीज तो नहीं हो सकती ना। उसको जस्टिफाई अगर आपने किस तरह किया है, इट विल गिव यू द वेटेज और जाके आप उससे कर दो। अगर हिस्टेक्टमी है या माइमेक्टमी है, पेशेंट की विशेस का आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड एंड देन वी कैन मूव ऑन। पर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट सेपरेट एग्जामिनेशन की सर्विस नजर नहीं आई। हाँ वो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर काट दे, अगर आप PA प्रॉपर्ली नहीं करोगे हो सकता है वो एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका नंबर काट दे। अगर आपने स्पाइन नहीं देखी, अगर आपने लेट्स सपोज उसका थायराइड का है तो लिड लैग नहीं देखा, उसके देख लेंगे। अगर आपको JBP देखनी थी, हाइपरटेंसिव पेशेंट या कार्डिक पेशेंट है और आपने नहीं देखी तो एग्जामिनेशन में आपके नंबर कम हो जाएंगे। पर नॉट ओनली कि सर्विस नजर नहीं आई और पेशेंट ने चीख मार दी, ये कर दी, उसकी वजह से पास फेल में यस फर्क पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन आप डायरेक्टली -10 नंबर पे नहीं चले जाते। ओके सर। सर यूवी प्रोलैप्स की पेशेंट, सॉरी बताएं सर। पता नहीं बेटा तो बोली, मुझे भूल ही गया जो मैं बोलने लगा। सॉरी सर। सर हाँ। यूवी प्रोलैप्स की एक यंग पेशेंट होगी तो उसमें कहते हैं कि अगर उसमें कंजर्वेटिव में आपने जाना है तो आप उनमें स्लिंग बोल दो यंग में, तो सर कहीं पे हिस्टेरोकोल्पोपेक्सी लिखा हुआ है, सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी, और कहीं पे स्लिंग लिखा हुआ है, तो सर यंग में हम क्या करते हैं? पेसरी के अलावा कंजर्वेटिव तो पेसरी है और यूट्राइन सेविंग यूट्रस सेविंग सर्जरी में। देखो अगेन, अगर तो उसका सर्वाइकल लेंथ ज्यादा है, यूट्रस ऊपर है, सर्वाइकल लेंथ ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर मैनचेस्टर रिपेयर होता है। ठीक, बाकी स्लिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते, वो लेप्रोस्कोपिकली भी होती हैं और वो ओपन सर्जरी के साथ भी होती हैं। स्लिंग जो बनाए जाते हैं वो मैश भी डाले जाते हैं, आपकी रेक्टस सीट काट के भी लगाई जा सकती है,
और अपना उसमें अंदर प्रोटीन के साथ भी किया जा सकता है। ऑल दीज स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की नीड, रिक्वायरमेंट एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देन यू कैन असेस एंड डू दैट। अब वी डू द स्लिंग विद मेश लेप्रोस्कोपिकली, हम वो लेके सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन उसकी कर देते हैं। अगर वो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ भी हमारे पास आते हैं पेशेंट, या अपना क्या कहते हैं प्रोलैप्स में, और दे वांट टू हैव दिस थिंग डन, हम मैनचेस्टर भी करते हैं। जैसे मैनचेस्टर के अंदर उसके हम एग्जामिन करके देखते हैं यूट्रस ठीक है, मतलब है कि उसका डिसेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो दूसरा है। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स इसमें लेज़र का लोड भी आ गया है। रोल ऑफ लेज़र ये आज जाके गूगल करके देख लेना, वो हमारे पास मशीन है जिसमें प्रोलैप्स के लिए भी it with multiple settings it can be used for prolapse, not for ये 3rd and 4th degree, लेकिन फर्स्ट में बड़ा इफेक्टिव होता है, सेकंड के अंदर मे बी इट इज गुड, लेकिन उसकी मल्टीपल सेटिंग्स करनी पड़ती है। और इट इज अ वॉक इन वॉक आउट विदाउट एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है जो हार्डली टेक्स अबाउट 5 मिनट या 6 मिनट लगता है। इन सब को आपने रीग्रुप करके इनके हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स करोगे। हाँ, लेजर आप वहाँ नहीं बोलोगे जहाँ पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकती या सर्विसेज नहीं है, या आप ये जरूर कह सकते हो कि जी हम वहाँ कराएंगे, तो लेकिन अगर कराओगे तो नॉट एवरीबडी नोज अबाउट लेजर, तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए किस टाइप का आपका लेजर होता है और उसमें उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, और क्या सबके लिए है कि पेशेंट सिलेक्शन भी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर जो इलोंगेटेड सर्विक्स है सर, इसमें पैसरी का रोल है अगर यूट्रस इज वेल सपोर्टेड एंड ओनली सर्विक्स इज इलोंगेटेड, तो सर इसमें हम पैसरी, उसमें रिंग पैसरी जो हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है उसका तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द सर्विस विल कम आउट, डोंट थिंक सो। लेकिन जो दूसरी टाइप की कुछ पैसरीज बाहर अवेलेबल हैं शेल्फ वाली, वो आई थिंक दे कैन वर्क विद द elongated cervix as well। लेकिन सर उसमें तो फिर जो यंग पेशेंट में तो हम वो नहीं रख सकते ना सर, वो तो फिर जैसे यंग पेशेंट है जो कंसीव भी करना चाह रही है जी। सर इस तरह का एक पेशेंट मैंने एक वार्ड में देखा था, पेशेंट बिल्कुल यंग थी, पैरा 1 थी, प्रीवियस उसका जो डिफिकल्ट डिलीवरी की हिस्ट्री थी, उसके बाद उसका प्रोलैप्स था, पेशेंट की एज जस्ट 25 इयर्स थी। तो सर सिर्फ उसका ना सर्वाइकल डिसेंट था, यूट्रस वाज वेल सपोर्टेड, लेकिन सर वो चाहती थी कि मैं इनफर्टिलिटी भी थी साथ उसको, तो वो कंसीव भी करना चाहती थी। सर उसका वार्ड में मैनचेस्टर रिपेयर प्लान था, लेकिन सर इस तरह के पेशेंट में दोबारा रिकरेंस भी तो हो सकती है, तो क्या इससे सर्वाइकल डिसेंट की वजह से पेशेंट को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है सर? नहीं बेटा, उसमें सर्वाइकल उसमें डिसेंट की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें इशू हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को अपना क्या कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो जाती है। तो ऐसा जो मरीज है जो मैनचेस्टर वाला है, पोस्ट अगर वो मैनचेस्टर आपके पास आता है पेशेंट, तो उसको सर्वाइकल सर्कलाज आपने डेफिनेटली लगाना है। जी 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 सर, एक यंग पेशेंट जैसे ये वाली मैंने एक मिसाल दी है कि इसमें हम मैनचेस्टर करेंगे, मतलब हम एग्जाम में जस्टिफाई कर सकते हैं कि यंग पेशेंट है, पैरा 1 है, सर्वाइकल सर्विक्स इनलोंगेटेड है, तो हम इसको ये काउंसिल करेंगे कि फैमिली कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोसीजर करवाए या अभी वो करवा सकती है? अगेन डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की विशेस, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट और पेशेंट की अपनी कंडीशन, तो सारी चीजें होंगी। फिर आप इट इज हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। Manchester normally is not recommended in those cases जिसकी फैमिली कंप्लीट ना हो ही हो। जी जी Manchester is only country जिसमें और डिजायर ऑफ फर्टिलिटी ना हो, फिर उसके लिए ऑल्टरनेट सारे मैसेज देखने के बाद देन वी कैन सिट डाउन एंड देन टॉक टू द पेशेंट एंड देन डिसाइड कि क्या है। लेकिन अगर वो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको सर्कलाज आपने जरूर लगाना है, इरिस्पेक्टिव कि उसकी सर्वाइकल लेंथ क्या है। जी, यानी सर मैनचेस्टर करने के बाद, ठीक है? यस यस। और अगर इसकी इनफर्टिलिटी ऐसे पेशेंट्स की आ जाती है, वो नॉट नेसेसरली वो है, उसके वर्कअप के अंदर फिर साथ उसका ट्यूबल स्टेटस भी आपने चेक करना है। वो यू कैन डू विद द मैनचेस्टर के साथ आप लेप्रोस्कोपी करके भी कर सकते हो इन वन सिटिंग एनेस्थीसिया। सर उसकी ट्यूब्स पेटेंट
सर उसका सारा वर्कअप ठीक था, ट्यूब्स पेटेंट थी और सारा उसका ओव्यूलेटरी वर्कअप सारा हुआ था, वो भी साइक्लिकली ब्लीड कर रही थी, ओव्यूलेशन स्टेटस भी ठीक था, ट्यूब्स भी पेटेंट थी, सिर्फ उसकी सर्विक्स इलॉन्गेटेड थी। उसमें सर वो कहती थी कि मुझे मतलब इंटरकोर्स करने में भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे भी नहीं हो रहे, मतलब उसका सर वार्ड में ना मैनचेस्टर ही प्लान था एंड शी वाज जस्ट पैरा 1। मैंने वही कहा ना, आपने इंडिविजुअलाइज करना है, पेशेंट को रिसेस करना है, उससे बैठ के बात करना है और उसको ये प्री टर्म और ये प्रॉम की इसकी कॉम्प्लिकेशन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की बतानी है। देन यू विल सिट डाउन एंड देन डिसाइड कि हम उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है। अगर वो नहीं है तो फिर उसका स्लिंग करके पीछे से जाके एब्डोमिनली और लेप्रोस्कोपिकली यू कैन पुल द यूट्रस अप आल्सो। ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर। हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है बेटा। सर एक सवाल था, सिनेरियो था कि मेरे पास जैसे पेशेंट एग्जाम में आई थी 35 ईयर ओल्ड नली पेरस एंड मैरिड फॉर 9 years, इनएबिलिटी टू कंसीव था उनका। अब मेरे पास आई थी मैस इन एब्डोमेन फ्रॉम 6 years, शी हैड ए लोअर एब्डोमेन पेन। सो सर इसमें जैसे उसका फाइब्राइड था ऑन डायग्नोसिस, लेकिन मैंने जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी जैसे FSH, LH, सीमेन एनालिसिस सब कुछ मांगा, तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि ये सारी आप इन्वेस्टिगेशन का वेट करके आप फिर मायोमेक्टमी करेंगी, मतलब सर्जरी की तरफ जाएंगी या है ना पहले सर्जरी प्लान करेंगी। सर उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब जैसे हम कोई भी जैसे पेन के साथ हो, हम इन्वेस्टिगेशन सारी उनका वेट करके फिर हर चीज़ करनी चाहिए, या अभी हमारे पास मैस इन एब्डोमेन के साथ है तो उसको डील करना चाहिए? आपका क्या रिस्पांस क्या था वैसे? सर पेशेंट तो जैसे उसने 1 बेबी अडॉप्ट किया था, लेकिन है ना पेशेंट अभी भी चाह रही थी कि उसके बच्चे होने चाहिए। 35 ईयर ओल्ड थी, मैरिड फॉर 9 years। नहीं, आपने क्या जवाब दिया था? मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। सर मैंने तो यही बोला था कि वेट करके फिर मैं करूँगी, तो एग्जामिनर का ने बोला थे तब तक आप है ना पेन का, मतलब ये पेशेंट को पेन हो रहा है वो सारा हो गया है, जब अब सेकंड साइकिल आएगी तब उसका FSH LH कराओगी, किस तरह से लोगी? अगर सेकंड साइकिल की बात आ जाती है तो आप उसका AMH करा लो। AMH doesn't have to be on the cycle day. That is the concern. आप उन्हें कहो जी फिर मैं AMH करा लेती हूँ। आजकल तो वैसे ही FSH की जो वेटेज है वो नीचे जाई जा रही है और AMH की हाई अप हो रही जा रही है, तो मुझे हम उसका AMH करा लेंगे। लेकिन आपका ये सब चीजें जो आपने बताई, देखो ना पेशेंट आपके पास आई है विद फर्टिलिटी, दूसरा विद पेन एंड लेट्स सपोज फाइब्रॉइड्स, वो दोनों चीजें टैकल होंगी। और अगर आपका FSH वगैरह लेट्स सपोज उसका बहुत हाई आ जाता है या AMH बहुत लो आ जाता है, फिर आप क्या करोगे? 35 ईयर ओल्ड है विथ मैस, अब यही मैं उसे ऑप्शंस दूंगी कि अगर हम जैसे उसकी फर्टिलिटी इज लो एंड द चांस ऑफ कंसीविंग बेबी इज द लो, आप काउंसिल करके उसको बेटा जो भी आपने करना है, फिर शी इज नॉट द वन केस जिसमें आप कहोगे जी आज मैं सर्जरी कर देती हूँ और 2 साल के बाद अगर वापस आना फिर मैं तुम्हारा फर्टिलिटी का कोई वर्कअप करूँ। सही। अगर उसके हस्बैंड में लेट्स कोई प्रॉब्लम निकल आ जाती है तो हम रूटीनली जिनकी मायोमेक्टमी करते हैं उनका फर्टिलिटी प्लान जो है यूजुअली डिपेंडिंग ऑन अगेन साइज एंड नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स विल डिपेंड अपॉन द अपना क्या कहते हैं after 4 months of myomectomy. It is recommended कि 4 to 6 months आप you need to give the uterus a healing time, क्योंकि स्टिच आपने क्या लगा हुआ है उसने ये ना हो कि प्रेगनेंसी अगर एकदम प्रेग्नेंट हो जाती है तो what will happen to the uterus? There is a possibility of रप्चर होने के चांस। yes. तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से आपने करो। सही, मतलब फिर एग्जामिनर को यही कि भाई हमने AMH करवा लिया उसका वेट करके, ताकि हमें काउंसलिंग में मतलब फायदा होगा कि पेशेंट की काउंसलिंग हम उस तरह से करेंगे शी कैन स्पॉन्टेनियसली कंसीव और नॉट, शी मे रिक्वायर्ड फर्दर ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी, इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा
इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसके 6 महीने के बाद वो आती है, आपने पहले नहीं कराया, अब आपने उसका FSH और AMH कराया, वो लेस्टोस बहुत हाई आ जाता है या लो आ जाता है, AMH लो आ गया, FSH बहुत हाई आ गया, पीरियड उसको आ नहीं रहे, तो वो कहेगी जी आपने तो मेरी अंदर से मुझे एमेनोरिया कॉज कर दिया है, या मुझे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में डाल दिया, हालांकि आपने ओवरीज को नहीं छेड़ा होगा। वो पेशेंट किससे लड़ेगी आगे? यस सर। अगर आपके पास पहले होगा डेटा तो आप उसे एक्सप्लेन तो कर सकते हो। सही सर। बाद में आके लड़ेगी तो आपको सडन ये हुआ कि यही पेशेंट हम 2 लड़कियों को मिला था एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में, तो वो लड़की उसने मतलब सीमेन एनालिसिस नहीं मांगा, लेकिन वो मायोमेक्टमी तक चली गई थी और ऑप्शन दी तो कि मैं मायोमेक्टमी करूंगी विद कंसेंट और 1% हिस्टेक्टमी। तो एग्जामिनर ने कहा कि ये वही पेशेंट है जिसमें हिस्टेक्टमी हो जाती है, तो आप उसको क्या करना चाहिए, आप हिस्टेक्टमी करेंगी फिर अगर वो ब्लीड वगैरह ज्यादा कर दी है तो सर फिर हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वगैरह की दे सकते हैं ऑप्शंस? अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो उस टाइम पे अवेलेबल, देखो वो अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक लाइफ थ्रेटनिंग बात हो रही है फॉर द पेशेंट टू सेव हर लाइफ। ये इसी तरह है कि इन क्रीटा पर क्रीटा अगर एक बहुत ज्यादा हैवी ब्लीड कर रहा है तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो? सर वो तो जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज के हम सारे के हम पहले बेड पे स्टिचेस वगैरह, उसे बेड जहाँ से यूजिंग होगी वहाँ स्टिचेस लेंगे, और वो तो PPH मैनेजमेंट होगी ना, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेज होती है पूरी उसमें। तो इसी तरह इसकी भी मायोमेक्टमी में अगर हैवी ब्लीड कर रहा है ड्यूरिंग, उसके भी स्टेप्स हैं कि आपने स्टिच कैसे लेने हैं, कहाँ लेने हैं, इस एरिया को आपने अपना सूचर कौन से टाइप के हैं, ट्यूबर्स के बाद आगे यूट्राइन आर्टरी को क्या एम्बोलाइज, आप एम्बोलाइज या स्टिच अपना वो लाइगेट कर सकते हो। नहीं कर सकते तो आप इवन इंटरनल आईलेट तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सर्जन अवेलेबल है कि नहीं है। और तो आपने ओपन कर दिया है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है बेटा वो तो जाके होती है कहाँ पे, कैथ लैब के अंदर। वो जब पेशेंट ओपन हुआ है स्टेक्टमी के मायोमेक्टमी के लिए और थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया है, उसको आप किस कैथ लैब में लेके जाओगे, उसकी ओपन के अंदर जाके करेंगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम लकीली अभी तक तो हमने कभी भी किसी मायोमेक्टमी में स्टेक्टमी नहीं की। नहीं, पहले एक पेशेंट ने की है, इफ आई रिकॉल, यस वी डिड इट वंस, लेकिन वो पेशेंट ऐसा था और ब्लीड इतना कर रहा था, उसकी एज ऐसी थी जिसमें वो जस्टिफाई बन जाती। हाँ, यही पेशेंट जिसका FSH बहुत ज्यादा अगर आ जाता है और AMH बहुत लो आ जाता है और उसके फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसमें यस यू कैन टेक दीज स्टेप्स फॉर द सेविंग ऑफ द पेशेंट्स। ये सारी बातें अपने प्री ऑपरेटिवली डिस्कस हस्बैंड वाइफ और अगर उसकी सास साथ है तो तीनों से करो। ओके सर, थैंक यू सर। सर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कौन सी लैब में होती है सर? आपने कैथ लैब कहा था? हाँ, जिस तरह आपके जो कार्डिक प्रोसीजर्स नहीं होते जी जी, यहाँ पे एंजियोग्राफी जिस तरह होती है और एंजियोप्लास्टीज होती हैं, तो ये भी उसी तरह यूट्राइन आर्टरी को भी वो करते हैं कैथ लैब में लेके जाके प्री ऑपरेटिवली, उनमें सिर्फ वो वायर डाल के बैलून डाल के छोड़ देते हैं वहाँ पे उन्हें करते। और अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर जरूरत पड़े वो हैवी ब्लीड करें तो उनको फिर वो थिएटर में आके उनको इन्फ्लेट कर देते हैं। जब वो इन्फ्लेट होते हैं तो वो वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है। उसकी वजह से ब्लीडिंग कम होती है, फिर देन आइदर यू कैन डू एनेस्थेक्टमी इवन, अगर नहीं है तो फिर उसको आप इन्फ्लेट करके ही पेशेंट को रखते हो और वो इन्फ्लेटेड ही रहते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली जी फॉर अबाउट 24 से 48 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जी जी, ठीक है सर। यानी सर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए हमने प्री ऑपरेटिवली प्रिपरेशंस करनी होती है? यस, इट कांट बी डन ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय नेम इज डॉक्टर सईदा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट प्राइमरी एमिनोरिया के साथ प्रेजेंट करती है एग्जाम में, ऑन हिस्ट्री बेस पे हम MR केस सस्पेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो उसका हमें जो है ना विजाइना को कैसे असेस करना है कि विजाइना की लेंथ पूरी है कि नहीं है। सब पर रेक्टल अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो जैसे हम लोग जो है ना इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम
सर्विक्स को भी असेस कर सकें और विजाना की लेंथ को भी, तो थोड़ा सा काइंडली इसको ब्रीफ कर दें। बेटा अगर आपने उसकी असेसमेंट करके उसका कंफर्म करना है तो आई वुड सजेस्ट ईयूए। आप सिर्फ ऐसे पेशेंट में एग्जाम के अंदर परमिशन लेके पेशेंट से, अगर तो वो 12 साल से नहीं सॉरी 16 साल से छोटी है तो फिर उसकी मदर से परमिशन लेनी पड़ेगी आप, वो करके सिर्फ इंट्राइटस को सेपरेट करके वहां दे सकते हो कि जी वहां पे कोई बैलूनिंग या अनपरफेक्टेड हार्मन तो नहीं पड़ा हुआ जिसकी वजह से उसका वहां पे बल्जिंग हो रही। दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू। I don't know, but I will not be very comfortable doing a PR of an choti bachi in the imtihan in all that scenario. आप कह सकते हो, आप परमिशन ले सकते हो एग्जामिनर्स की भी, बच्ची की भी, इस तरह मैंने आपको एग्जामिन करना है, लेकिन आप कह सकते हो कि जी इसका ज्यादा क्लैरिटी आपके प्लान के अंदर जो है लेट्स सपोज आप ट्राई करते हो और वो नहीं करने देती, इट्स अनकंफर्टेबल, शी डज नॉट अलाउ। अगर वो नहीं अलाउ करती और आपको नहीं पता चलता तो फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मैनेजमेंट प्लान वुड बी ईयूए एंड प्रोसीड, लेकिन जबरदस्ती नहीं करोगे। थैंक यू सर। लेकिन आपने वजाइनल एग्जामिनेशन अनमैरिड गर्ल का उधर नहीं करना, या कर सकते हो नॉट वजाइनल एग्जामिनेशन। सर प्राइमरी एमेनोरिया में तो वैसे भी अगर अनमैरिड बच्ची है तो हम तो उसका कुछ भी नहीं करते एग्जामिनेशन, तो पीवी तो वैसे ही नहीं करते, वही ना, पीआर तो आपने सिर्फ जो आपकी इसकी कॉजेज हैं उसी को निकाल रहे हो ना, ताकि डिफरेंशियल। सर एग्जामिनेशन में तो उसकी वही सारी जो जनरल फिजिकल और बाकी सारी होंगी, और बस बाकी लोकल एग्जामिनेशन में हम उसके बारे से जो टैनर वाली है वो देखेंगे। और सर पीआर तो हमने किसी भी पेशेंट में एग्जाम में करना ही नहीं होता, सिर्फ एग्जामिनर को शायद बताना ही होता है ना कि हम पीआर करेंगे इसमें, लेकिन हमने करना नहीं होता एग्जैक्टली। नहीं, अगर जरूरत पड़ती है आप कर सकते हो। लेट्स सपोज के सीए सर्विक्स आ जाता है, उसका नाम डायग्नोस्ड है, उसकी एक्सटेंड करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो यू कैन डू अ पीआर। पीआर भी एग्जामिनेशन का पार्ट है बेटा, ये नहीं कि आप बिल्कुल एग्जामिनर से पूछ लें करने से पहले। नहीं, आप पहले तो विश अपनी क्योंकि कंप्लीट करना है ना, आपके एग्जामिनेशन के अंदर वो वर्कअप में लिखा नहीं हुआ कि इसका पीआर भी किया जाए। लेट्स सपोज कोई भी एक आ जाती है जिसमें इंडिकेटेड है, इंडिकेशन के बाद देन यू विल आस्क द पेशेंट कि जी इस तरह मैं आपको थ्रू रेक्टल रूट एग्जामिन करना चाहती हूँ। वो अगर इजाजत दे देती है तो फिर आप एग्जामिनर से पूछोगे जी, वो ये जरूर पूछेंगे हाँ जी आप ये रेक्टल एग्जामिनेशन से क्या चीज अचीव करना क्या चाहते हैं, मेटास्टाइज देखने के लिए उसका, वही स्टेजिंग के लिए। आई वुड से दैट कंफर्मेशन उसकी आप अभी यहाँ से हिसाब लगाओगे, कंफर्मेशन करने के लिए उसके आगे बाकी इन्वेस्टिगेशन सारी होगी। सर क्योंकि एक एग्जामिनर इस तरह कह रहे थे कि इसमें स्टूल रिफ्लेक्स होती है, वो स्टूल पास कर देता है पेशेंट, इसलिए एग्जामिनर से पूछ लो पहले ही कि वहां मैंने कहा पूछो जो रूटीन नहीं है, अगर आपका ख्याल है कि आपको करने की जरूरत है। मैं मेरे दोनों एग्जामिनेशन में जब मैंने इम्तिहान दिया था तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैंने करना था, मैं मेल, मेरे साथ 2 फीमेल्स। मैंने तो मैडम को रिक्वेस्ट किया था कि जी मैडम प्लीज आप मेरे साथ आ जाएं ताकि आई कैन एग्जामिन ब्रेस्ट। पेशेंट से मैंने पहले पूछा, उसने मुझे इजाजत दे दी, तो मेरे साथ मैंने उनको खड़ा करके उसे कवर करके उसको मैंने कर दिया। अगर मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, लोग कहते हैं कि बैठा के भी कर सकते हैं, लटा के भी कर सकते हैं, तो सर हम किस तरह करें ज्यादा कन्वीनियंट क्या है? आपको पता है उसके हाथ आपने ऊपर रखने टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। आपको ये वहां नीचे करके नहीं करोगे। अगर वो लेटी हुई है तो उसकी भी एक पोजीशन उन्होंने बताई हुई है कि कौन सा मसल आपने टॉन्ट कराएंगे, क्योंकि पोस्टीरियर मसल उसके होंगे तो फिर आपका एग्जामिनेशन प्रॉपर होता है ना ब्रेस्ट का। ये नहीं कि वो बैठी हुई स्टूप किया हुआ है आपने सिर्फ जल्दी से वो कर दिया, लेकिन उसके जो उसके प्रॉपर बैठने का या लेटने का दोनों तरीकों से हो सकता है, वो करोगे तो उसने हाथ किस तरह करने, ऊपर करने, साइड पे करने, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर एक करना सही है ना, ये तो नहीं कि अभी लटा के भी करें बिठा के भी करें, बस अगर बिठा के बेटा अगर आपको उसमें कुछ चीज लेस निकलती है, यू फील अ लंप, ओके फिर कंप्लीट करोगे। इफ इट इज ऑलराइट, यू ऑलरेडी कंस्ट्रेंड ऑन टाइम, उसको कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आई डोंट नो। मैं तो एग्जाम में ऑप्स की पेशेंट थी तो सर मैंने उसको जो है ना बिठाकर उसकी सिर्फ सिमेट्री चेक कर ली और लिटाकर मैंने उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनर ने बोला आप 2 दफा करेंगी पेशेंट को। देखो अगेन जस्टिफिकेशन,
आपने अगर इस तरह उन्होंने कहा है कि जी आपने 2 दफा बैठाने की वजह से बताओ कि जी मैंने पहला जो स्टेप लिया था वो मैंने सिमेट्री चेक करने के लिए किया था, दूसरा स्टेप जो मैंने है उसको पल्पेट करने के लिए किया. It has a higher sensitivity rather than just sitting and doing everything. उसकी सर वाइवा में उन्होंने नहीं किया, जो एग्जामिनेशन में कर रही थी ना वहीं पर उन्होंने मुझे कहा. तो आप वहां भी बोल सकते हो कि मैडम इसका मुझे ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये वाला स्टेप, ये सेकंड स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ. अगर वो रिकमेंडेड है, किसी जगह पे लिखा हुआ है, उसको तो कोई वो मॉडिफाई नहीं कर सकता. सर एक और क्वेश्चन है मेरा. सर मेरे पेशेंट एग्जाम में ना RH नेगेटिव थी, ग्रेविडा 3 पैरा 2+0 और प्रीवियस 2 इसके नॉर्मल भी चैनल डिलीवरी और उनको NT-D भी लग चुका था. सर अब ये जो थर्ड प्रेगनेंसी में आई तो अनबुक थी, नॉन कंप्लायंट थी और 8 मंथ में ना जो डॉक्टर ने मतलब उनको एडमिट कर लिया और नॉन केस मतलब PIH भी डायग्नोज हुआ, GDM भी. तो सर मुझे पूछना था कि इसमें मुझे टाइटर करवाने चाहिए थे. बिल्कुल नहीं, टाइटर शायद नहीं कराओगे आप, पहले इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराओगे उसकी एंटीबॉडीज देखने के लिए. अगर तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं फिर टाइटर होगा. सर उसको फिर NT-D लगाना चाहिए था, पेशेंट 33 वीक्स थी. अगर उसका देखो वो अगेन आपके प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है. कुछ प्रोटोकॉल्स आपकी जस्टिफिकेशन अगेन आ जाती है उसकी अगेन. मुझे आई डोंट नो कि व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसका अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि जी आपने हर एज नेगेटिव पेशेंट जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है उसको प्रिकॉशनरी पे आपने हाफ डोज लगानी है एट लेस पोज. मेरा ख्याल है कितने पे लगती है, एक सिंगल डोज भी होती है, डबल डोज भी होती है और नो डोज भी है. उन तीनों के फायदे, नुकसानात, कॉस्ट सारा मिला के आपने अपने पेशेंट के हिसाब से उसको जस्टिफाई कर देना. अगर लगाओगे तो मैं इसलिए लगाऊंगी. हाँ, अगर उसके इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है लेस पोज, फिर तो NT-D लगाने का तुक ही नहीं बनता. दूसरा, अगर उसका NT-D पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि उसको कुछ अर्सा पहले NT-D का इंजेक्शन भी लगा हुआ हो किसी वजह से. हाँ, उसको अगर ब्लीडिंग हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, वो रिलेटेड है, तो फिर आप उसके हिसाब से मैनेजमेंट करोगे. एक क्लीन कार्ड जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ कभी कुछ हुआ नहीं है, उसमें इट इज योर टू बी ऑन द सेफर साइड, लगा लेना बेहतर है. डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट. कॉस्ट में इम्तिहान में आप कह सकते हो कि जी हमारे पास तो सोशल वेलफेयर है जो हमें ये इंजेक्शन फ्री देता है, हम लगा देंगे. अगर इतना ही वो कहते हैं कॉस्ट के बारे में, लेकिन लगा देना आई सपोज कि जी जस्टिफाई ज्यादा इसलिए करता है वो पेशेंट. फिर मुझे अगर लेट्स सपोज कोई एग्जामिनर होता है, वो कहता है जी अच्छा कहो जी मैंने NT-D नहीं लगाना, महंगा बड़ा है, ये है वो है, और वो उठ के वहां से गाँव चली जाती है. गाँव जाके उसको ब्लीडिंग कोई एपिसोड हो जाता है, वो आती नहीं है, वहां ठीक हो जाती है. जब वापस आती है तो अपना यू अंडरस्टैंड, फिर दोबारा उसके अगर टाइटर बढ़ गया तो लाइफ लॉन्ग का उसका इशू. और वो NT-D की ये पूछ रही है डोज, आई सपोज जो 2 किस्म की, प्रोफाइलेक्टिक भी है, थेरेप्यूटिक भी है. प्रोफाइलेक्टिक जो है आई थिंक हाफ होती है, पर हम हाफ इसलिए नहीं लगाते, इतना महंगा इंजेक्शन है. अब आधा लगा के आधा फेंक दोगे, मरीज भी आपका सर फाड़ देगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिर पूरा लगा देते हो. ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल का मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन उसकी डोजेज किस तरह लगेगा, सिंगल डोज लगेगी, डबल डोज लगेगी, प्रोफाइलेक्टिक, थेरेप्यूटिक, उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. चलो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन पे देन आई हैव टू गो, उसका फिर देन विल डू इट. अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था रिगार्डिंग नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स कि सर हमारे यहाँ फीटल मेडिसिन यूनिट तो होते नहीं है. अगर पेशेंट नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स हो और हाइड्रॉप्स के साथ हो तो हम उसे कितना एक्सटेंसिवली जो है वो इन्वेस्टिगेट करें और उसकी जो है वो मैनेजमेंट प्लान क्या फिर डिसाइड करें, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वी आर गोइंग फॉर टर्मिनेशन. नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपने एग्जाम में, हमारे पास जो एक चीज अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे है, एक हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरल एंड सेंडिंग या रेफरिंग देम टू अ करेक्ट प्लेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम आई डू अंडरस्टैंड, हम सारे के सारे जो के मैं कह रहे हूँ, कहते हैं जी मैं डेस्पो सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करता था, वहां पे फीटल मेडिसिन का नहीं था डिपार्टमेंट. अब उसमें वहां पे जो रहते हुए हमारे पास जो सर्विसेज थी वो यस वी कैन यूटिलाइज,
अगर जरूरत पड़ती थी तो वी न्यू कि जी लेट्स सपोज वो गंगाराम के अंदर ही फीटल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है और वो ये सारी चीजें करते हैं। और अगर वहां पे इन यूट्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है बच्चे की, तो वो सारी बातें फिर आप उधर जाके उनको वहां आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपसे कितनी दूर है, कितनी कॉस्ट होती है, और वो पेशेंट अगर अफोर्डिंग है और कर चलना चाहता है तो आप उसको जरूर रेफर कर दो। अगर पेशेंट कहता है कि जी मैंने तो नहीं, मैं तो डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस और मैं ये सारा नहीं करना चाहता, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, फिर वो आपकी उसके साथ की लिजॉन एंड देन टॉक एंड देन वी काइंड ऑफ आप जब भी इम्तिहान में जाओगे आपके पास 3-4 डेटा बड़ा जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस किस्म के रेफरल के लिए जो हाई एंड सेंटर्स हैं वो कहाँ पे हैं और वो कितनी कॉस्ट करते हैं, और हम पेशेंट को ऑफर जरूर कर देंगे। लेकिन ये है कि जैसे उसका इलाज जो है वो लाखों करोड़ों में हो रहा है, मैं ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूँ, और वो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, फिर आई वुड नॉट लाइक टू, और वहाँ पे फ्री या चैरिटी वर्क नहीं होता, तो आई विल नॉट लाइक टू वर्क ऑन दैट। पर देयर इज लॉट ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इस किस्म के बच्चों को या इस किस्म के पेशेंट्स को दे ओन देम एंड दे इवन टेक देम ऑन। मेरे पास रिसेंटली पेशेंट आया है जो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए दे आर गोइंग टू इंडिया। मैंने कहा तो इंडिया क्यों जा रहा है? इंडिया इसलिए जा रहा है कि यहाँ लाहौर का रोटरी क्लब और इंडिया का दिल्ली का रोटरी क्लब की आपस में लिएजॉन है, वो शेयर करते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट्स, यहाँ से वो भिजवाते हैं। तो वो करोड़ रुपया उसको उन्होंने जी सैंक्शन कर दिया है और वहां जाके उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है कराने के लिए वो जब जा रहा है, डोनर उसने साथ लेके जाना है। सो क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू हैव एन इंफॉर्मेशन। इसी तरह इट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो आपकी अपनी नर्सरी है उसमें सर्वाइवल रेट किस एज में है और कहाँ तक होता है। अगर तो आपका ख्याल है कि जी वो 32 वीक्स इवन आ खान जैसी अच्छी जगह पे और कुछ अच्छी लेबोरेटरीज में 28 वीक के बच्चे भी बच जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट उसके हिसाब से होगी। जो कहते हैं जी हमारे तो 35 वीक्स वाले भी नहीं बचते, 36 वाले भी नहीं बचते, उनकी मैनेजमेंट उसके हिसाब से होगी और आपने अपने हिसाब से डेटा के साथ ताकि डिफेंड कर सको। सवाल फिर वही आ जाता है, जो 32 वीक्स में लीकिंग हुई है, जो डिलीवरी हम अभी कराएंगे कि हम उसका इंतजार करेंगे, इंतजार करके हम क्या करेंगे? हाँ, 32 वीकर्स बेबी ठीक होते हैं, नंबर 1 सीधी बात है, उसको स्टीरॉइड का कवर और डेक्सा मैग्नीशियम सल्फेट एंड उसके बाद decision ऑफ गोइंग ऑन कि हाउ डू यू वांट टू गो प्रोसीडेड। फॉरन करना है कि आपने कोरियो के सांस के या उसके जो मार्कर्स हैं दे वांट टू बी रेज्ड। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट है, वो 28 वीक्स की लीकिंग के साथ आई थी। लकीली लीकिंग वाज प्लस हो गई, वो वी टुक इट टू 32 वीक्स। 32 वीक्स पे वो फीवर के साथ आ गई। हमने बाकी सारी रूल आउट की कॉजेज की, जी और फीवर कॉज नहीं, कोविड भी हो गया, डेंगू भी हो गया, तो पता नहीं व्हाट नॉट क्या नहीं हुआ। एंड उसको जब वो एक डर्टी डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ और वो था, then we took a chance and we delivered the baby. Unfortunately बेबी जो था वो वेंट पे, आज मुझे भी मैंने सुबह पता किया आपसे पूछने से पहले, now the माशाल्लाह बेबी is off the vent। पर वो डिपेंडिंग ऑन आपकी सर्विसेज कैसी, यही अनफॉर्चुनेटली अल्लाह मियाँ माफ करे, बेबी के गवर्नमेंट सेटअप में होता तो उसके सर्वाइवल चांसेस थोड़े से कम हो जाते। तो आपने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है, पेशेंट के हिसाब से डिसीजन लेना है और अपनी सर्विसेज का आपको बड़ा स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि हम किस मरीज को कहाँ तक मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं। एंड डू रिमेंबर दैट रेफरल इज नॉट अ बैड पॉइंट। अगर कोई स्किल आपके पास नहीं है और आपके दूसरे डिपार्टमेंट में वीवीएफ बहुत अच्छा रिपेयर करता है, आप जाके वीवीएफ कर लो। सिंध में जितने ये वीवीएफ हैं, डॉक्टर शेषा बेचारे आई थिंक ही इज द पायनियर ऑफ ऑल दीस थिंग्स और काम करते हैं माशाल्लाह। मैं तो कभी किसी को उतनी चैरिटी नहीं करते देखा जितना डॉक्टर शेरशाह और उनकी फैमिली करती। तो ऑल दिस थिंग्स आपको पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को कहाँ भिजवाना है और बेस्ट सर्विसेज। सर पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स यूज करते हैं ना जी? सॉरी, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में तो पॉलीविनाइल पार्टिकल्स यूज करते हैं ना? नहीं बेटा, वो है जब आपने बिल्कुल उसको ऑक्लूड कर देना, दैट इज यूज्ड देन। जो बलूनिंग होती है ये टेम्परेरी होती है। नहीं, जैसे हम जो इसमें जैसे आपने कहा कि मायोमेक्टमी में पेशेंट जो है हेवीली ब्लीड कर रही है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, तो उसमें बलूनिंग होगी या फिर जो है वो ना एक्सक्यूज मी, यहाँ अपने आपको करेक्ट करो, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जब आर्टरी अपना
मायोमेक्टमी के दौरान आप ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करोगे। मैंने आपको ये कहा है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए वो कैथेटर प्री ऑपरेटिवली डाल देते हैं। जी जी, वो तो कैथ लैब से डलवाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद उसमें पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स पास करेंगे या बलूनिंग करेंगे? इनिशियली अगर तो आपने परमानेंटली उनको ब्लॉक करना है, फिर पॉलीविनाइल, क्योंकि पॉलीविनाइल जाके वो परमानेंटली उस वेसल को ब्लॉक कर देता है। अगर आपने टेम्परेरीली करना है तो फिर आप यूट्राइन आर्टरी करो। डू रिमेंबर दैट, अगर परमानेंटली हम करते हैं दोनों को एम्बोलाइज, जिस तरह यूट्राइन आर्टरी, देयर इज परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो प्री-मैच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ। अगर इसका फर्टिलिटी का क्या कंसर्न है उसमें उसका भी आपने उसको पहले बताना है कि कितने परसेंट पेशेंट हैं जो इसमें जा सकते हैं। दूसरा ये भी उन्होंने कहा, ये भी मैंने अभी रिसेंटली डाटा की पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर वो किस तरह का आर्टिकल था, लेकिन अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन दोनों साइड की कर दो, ये मुझे कोट करने से पहले वो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हो। अगर दोनों साइड पे कर दो उसमें रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड्स का होने का चांसेस भी कम होता है। और इसलिए कुछ मैंने सेक्टमीज मायोमेक्टमीज देखी हैं जिसमें वो दोनों बिफोर मायोमेक्टमी दोनों साइड की आर्टरीज को क्लिप कर देते हैं ताकि उसको ड्यूरिंग सर्जरी में ब्लीडिंग का सर जो परमानेंट वाला जो होगा कंप्लीट ऑक्लूजन वाला, वो फिर तब करेंगे जब हमें फर्टिलिटी डिजायर ना हो, जैसे पेशेंट जो है वो आइडियली यस, लेकिन अगर पेशेंट खुदा ना खास्ता इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा है और आप बलून डिफ्लेट करते हो दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें फिर देन यू कैन यूज दैट, बट दैट इज नॉट द इवन इन क्रीटा पर क्रीटा के अंदर भी दैट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। उसमें भी वो बलून डाल के छोड़ देते हैं और नॉर्मली जो करेक्ट मेथड है। कुछ ऐसे हैं क्योंकि जिसमें वो फौरन कर देते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या विशेस क्या है और पेशेंट की आगे क्या सारी बातें। सर फीटल मेडिसिन अवेलेबल है, फीटल मेडिसिन यूनिट पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है? जी जी, एक तो आपने गंगाराम बताया सर, ये यहाँ पे गंगाराम में है, नहीं सेंट्रल पार्क में है, हमारे हमीरती के अंदर है, लाहौर में, और एक यहाँ पे जेनेटिक लैब है जेल रोड के ऊपर, वहां पे भी वो करते हैं, डॉक्टर यास्मीन जी। आई डोंट नो आजकल वो कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी बेटी कर रही है, आई थिंक उनकी बेटी कर रही है, जो सेंट्रल पार्क में भी कर रही है। ये जो नॉन फूडिंग पेशेंट्स हैं, फूडिंग का वो लगा के, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिंध के अंदर मुझे नहीं पता, आखान में डेफिनेटली है, जिसका मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, और उसके अलावा साउथ सिटी में भी है, साउथ सिटी कराची में, और तीसरा मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। चलो बेटा, आई रियली हैव टू गो, फिर देन गुड लक फॉर दोज जो कर रहे हैं इम्तिहान में, अल्लाह करे सारे के सारे जब भी फिर वो पास हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।